हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे इस चैनल नीट जे मास्टर क्लास में। आज हम वर्क फॉर एनर्जी का 9th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले दो लेक्चरों में हमने बैक टू बैक ये देखा कि भाई कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। उसके बाद स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। उनके बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने उस लेक्चर में करे। लेकिन अब जैसे पोर्ट एनर्जी हमने पढ़ी 7वें लेक्चर में, फिर 8वें में स्टेबल अनस्टेबल पढ़ा। ये सब अपन ने दो लेक्चर में पढ़ा और क्वेश्चन बहुत सारे किए थे 8वें लेक्चर में। अब ये 9वां लेक्चर है। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, पहले तो वैसे उनसे ही संबंधित दो अच्छे सवाल, क्योंकि लंबे और थ्योरेटिकल सवाल होते हैं तो लिख लिख लिया तो मैं आपको जैसे 5-7 मिनट बच गया, तो इसमें मैं आपको ये सवाल कराऊंगा। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि चेन को पुल अप करना या फिर पोर्ट एनर्जी में परिवर्तन होने से जो वर्क डन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन करेंगे, या मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्वेशन होने के जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। और अगर इट्स डिपेंड्स कि अगर लेंथ ऑफ द वीडियो या मोड के ऊपर, कि फिर इसमें अपन अगर जो है नीट और एम्स के क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में डालने या अलग से करें, है ना। वो डिपेंड्स करता है क्वेश्चन कितने हैं अगर हमारे पास। तो अगर क्वेश्चन नीट और एम्स के इस सेक्शन के 5-7 ही हुए तो उसको भी इस लेक्चर में ही डाल देंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय खराब के। पहला सवाल है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, देन सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो समय के साथ साथ बढ़ रही है, तो इनमें से सही ऑप्शन चूज कीजिए। अच्छा, इसमें मोर देन वन ऑप्शन सही है। ठीक, तो पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसके लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लगातार बढ़ेगा। तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर देखें कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो अगर मास तो कांस्टेंट ही है बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब मोमेंटम भी बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें मोर देन वन है, इसलिए हम आगे भी जाएंगे। इट्स हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज। इसका हाइट जो है अबव द ग्राउंड वो कम हो रही होगी। मतलब कह रहा है कि भाई जो है पोर्ट एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ ऐसा ही पॉसिबल, मतलब इसने हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट, मस्ट शब्द लगा दिया कि भाई ऐसा तभी पॉसिबल है, बस ऐसा एक केस पॉसिबल है जिसमें किसी को बॉडी को छोड़ो तो उसमें ऐसा होता है। भाई पोर्ट एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बात सही है। लेकिन मस्ट लगा दिया, मतलब दुनिया में से ही ऐसा ही होगा तभी ऐसा ही पॉसिबल है, अदरवाइज और कहीं पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये अपन इसके साथ नहीं जा रहे। द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पॉजिटिव। अगर देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीजेस, इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वर्क डन कैसा हो रहा होगा, पॉजिटिव। तो हम सी ऑप्शन के साथ भी जाएंगे। तो ए और सी दोनों सही हैं। अब डी पर आते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल टाइम। यार ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट जो भी फोर्स है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, मतलब वेलोसिटी की दिशा में है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वर्क करने के लिए फोर्स और वेलोसिटी कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, उसका डायरेक्शन सेम ही हो। भाई वो थीटा कोई एक्यूट एंगल भी हो सकता है। 0 से 90 तक आप जाओगे तो आंसर वर्क डन का पॉजिटिव ही आएगा, और वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कह रहा है कि मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हुआ। क्लियर? तो आंसर सिर्फ ए और सी। अगला सवाल है, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल फील्ड विथ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी क्या है, कैपिटल ई है। इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ux, देन तो बताइए पार्टिकल हैज जीरो स्पीड वेयर ux इज जीरो। मतलब ये चार ऑप्शन है, पार्टिकल की जीरो स्पीड है अगर ux जीरो है। पहले लिख लो एक बार आप, पहले अपन लिख लेते हैं। ये देखिए बेसिकली जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस अपना काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये बेसिकली टोटल एनर्जी ई लिखा हुआ है, ये ऐसा है। अब बताइए पार्टिकल हैज जीरो स्पीड वेयर ux इज जीरो। अगर ux जीरो हो जाए तो फिर तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, फिर तो वेलोसिटी उसमें होगी। इसका मतलब ये गलत है। ठीक, दूसरा, पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन वेयर ux इज ई। मतलब सारी सारी एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी सारी सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन, भाई सारी सारी एनर्जी सिर्फ आपकी टोटल एनर्जी बन गई पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये थोड़ी एक्सेलरेशन जीरो होगा।
भाई अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो हाईएस्ट पॉइंट जब वो जाती है तो उसका क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसमें एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। आगे बढ़े, पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी वेयर डी यू बाई डी एक्स जीरो। अब देखिए फोर्स होता है आपका डी यू बाई डी एक्स, तो ये कह रहा है कि डी यू बाई डी एक्स जीरो जहां पर है, मतलब फोर्स जहां पर जीरो है वहां पर है जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए। जहां पर अगर फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई फोर्स तो आपका फोर्स जीरो हो और वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है कि वो पहले से चल रहा हो सकता है कि वो पार्टिकल है जीरो वेलोसिटी व्हेन फोर्स इज जीरो, फोर्स जीरो है तो जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी वेयर डी यू बाई डी एक्स जीरो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, हैज जीरो वेलोसिटी वेयर जीरो वेलोसिटी। यार इसका कोई एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, पहले डीपर चलते हैं। पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन वेयर डी यू बाई डी एक्स जीरो, तो मतलब ये बिल्कुल सही है कि भाई फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी वेयर फोर्स इज जीरो। अब यार देख, मान ली गुलेल से अपन ने किसी को मारा, तो गुलेल से पत्थर निकलने के बाद मान लो निकल के चला गया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी तो होती है, पर उस पे फोर्स जो है वो, पर हाँ ग्रेविटी वाला फोर्स तो रहता ही है। ऐसे ही इसको जमीन में कर लेते हैं, फिर जमीन में मान लो कि आपने किसी को स्प्रिंग से कंप्रेस करके फिर छोड़ दिया, तो वो जा रहा होगा, तो उस पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोई भी फोर्स नहीं है उसके ऊपर, पर वेलोसिटी तो है ना। तो इसलिए ये थर्ड केस को का एग्जांपल ढूंढा जा सकता है, मैंने एक एग्जांपल ढूंढा अभी, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल सही पाया गया कि भाई अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही, तो इसलिए इसका आंसर डी आया। तो ये था अपने जो है सवाल को, देखो 5-6 मिनट तो इसको लिखे हुए में एक्सप्लेन करने में होगी, अगर मैं लिखता तो बहुत समय लगता, इसलिए मैंने पहले लिख लिया था। अब अपन शुरू करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। चलिए आज का काम शुरू करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। देखिए मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पूरा डिटेल से पढ़ाया था आपको। बेसिकली इसमें दो बातें मैं और ऐड कर दूं कि अगर कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में अपने काफी बात करी, एक दो स्टेटमेंट में और आपको बता दूं, इफ देयर इज नो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल का कोई वर्क डन नहीं है और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी कोई वर्क डन नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। क्लियर? अगर इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से दोनों या कोई भी एक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मतलब कि इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क डन करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बदलती है। तो तब अपन जो है इसका वर्क डन जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं, ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन चैप्टर में करा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जनरली नीट और नीट लेवल तक अपन, जेई मेंस लेवल टच करें तो बात अलग है, जनरली अपन कैसे बातें करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होएगा, जैसे स्प्रिंग का होगा, ग्रेविटेशन का होगा या कुछ भी, है ना। तो इसमें क्या होगा, अपने पास एक कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ज्यादातर बात करेंगे अपन, तो इसलिए इसमें अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व से नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व से या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व से ही अपना सवाल का आंसर आ जाया करेगा। तो इसलिए अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई कंजर्वेशन की बात जो है मैंने आपको बता दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन आवर सिलेबस अपन ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है, लेट सपोज कोई बॉडी है वो h हाइट पर बैठी हुई है और इसे कहते हैं पॉइंट नंबर 1 अपन, किसी में किसी जगह पर बोल देते हैं पॉइंट नंबर 2 और नीचे कहते हैं पॉइंट नंबर 3। तो वो बॉडी जब नीचे आ जाएगी, मान लीजिए टोटल हाइट h है और ये वाली हाइट जो है इतनी, ये है आपकी x। तो जब बॉडी यहां पर है तो एक नंबर पॉइंट पर अगर आप बात करें तो एक नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh, एक नंबर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है जीरो, क्योंकि वहां से अपन अभी इसको जस्ट रिलीज करने वाले हैं, यू क्या है, जीरो, यू यहाँ पे वेलोसिटी है। दो नंबर पॉइंट की अगर आप बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि वो x हाइट पर है तो mg x, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
अब वो डिपेंड करता है कि आप अगर वेलोसिटी के रूप में लिखना चाहते हो तो उस वक्त लेट्स सपोज वेलोसिटी v है तो वो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक, मान लो उस वक्त वेलोसिटी v अटेंड हो चुकी है, पर मान लो मैं v के हिसाब से बात नहीं करना चाहता, मैं उसको x के हिसाब से लिखना चाहता हूँ। तो देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी उसके पास चलने से पहले mgh, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgx, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी खुद निकाल लो, इसको इधर ले आओ। काइनेटिक एनर्जी इज mg, ये इधर आ जाएगा तो h माइनस एक्स। तो देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आपका डिस्टेंसेज एंड mg। फिर 3 नंबर पॉइंट पर आ गए तो सारी जो है उसके अंदर वेलोसिटी, थोड़ी देर के लिए इसको वेलोसिटी, बीच की वेलोसिटी को v1 कह दो और यहाँ की वेलोसिटी को v कह देते हैं। तो जो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, और सारी सारी काइनेटिक एनर्जी ही बदल जाएगी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होगी, जो कि कहाँ से आई है mgh से आई है। तो ये अपन करते हैं, इससे अपन नीचे आने की वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि भाई अंडर रूट 2gh आई। इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, एनर्जी बैलेंस करके अपन ने काम किया, ये अपने एनर्जी बैलेंस के ऊपर जो है पूरी कहानी आपको बता दी कि एनर्जी ऐसे बैलेंस होती है। अब इसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन कि एक रोड है, ये पहले पड़ी हुई थी ऐसे, m मास है, लेंथ l है, तो बताओ इसको ऐसे उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहला ऑफ कोर्स वर्क मैं करूंगा इसलिए लिखा जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मैंने आपको सिखाया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब बताओ जब ये ऊपर हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जो आज जमीन पे पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे इस फ्रेम में क्या मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे, जीरो। इसलिए जब ये ऊपर उठेगा तो ये हाइट कितनी हो जाएगी L/2। तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, जैसे आप यू भी कह सकते हो, यू फाइनल क्या आ जाएगी mg/L/2। इनिशियली क्या है जीरो, तो आंसर हुआ mg/L/2 माइनस जीरो। तो ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये है सबसे छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर। अभी अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। टेक्निकल टीम, मेरे पास कितना समय और है, 10-15 मिनट और, ठीक है, तो और आगे बढ़ सकते हैं। 10 मिनट है ना, ठीक है, तो एक अच्छा सवाल करते हैं चेन वाला। हाँ भाई ये रही चेन, तो एक बड़ा सवाल कर लेते हैं। देखिए ये चेन है, ये चेन की जो लंबाई है वो है L/N, टोटल लंबाई L, टोटल मास M, चेन हैंगिंग L/N। और सवाल क्या है, मैं सवाल भी पढ़ लूं, तो ये सवाल है AIPMT 2008 मेंस, AIPMT 2008 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब सब्जेक्टिव आता था AIPMT उस समय की बात है। A chain of mass m length L is held on a frictionless table in such a way that 1/nth part is hanging below the edge of the table। frictionless आपका टेबल है और फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, लंबाई 1/n, हैंगिंग है मतलब कि L/n, हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द टेबल, कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। तो इसको ऊपर खींचने में, इसको मान लो कि मैंने F फोर्स लगाया एक्सटर्नल, खींचने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इस तरह के सवाल अपने इसमें सेक्शन में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय खराब के। देखिए बच्चा, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको एनर्जी लिखनी पड़ेगी, अभी की एनर्जी और बाद की एनर्जी। अभी क्या एनर्जी है, देखिए सिस्टम में ये L/N इधर है और ऊपर भी कुछ लंबाई होगी। ठीक, अब अगर आप इसको दो बातों में समझना, पहले आपको थ्योरी समझाता हूं करना क्या है। पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, फिर ये सारा ऊपर चला जाएगा तो फिर उसकी पूरे की पोटेंशियल एनर्जी लिख देना, तो उससे आपका वर्क डन आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ माने, जहां मान लेंगे जीरो उससे ऊपर पॉजिटिव, उससे नीचे नेगेटिव और वहां पर जीरो। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, पहला चॉइस मैं यहां पर जीरो मान लूं तो इसकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी और इसकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी, बस जब ये पूरी ऊपर चली जाएगी तो पूरी की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। तो क्लियर है ऐसा होगा। लेकिन उसके लिए मुझे पता है ये लंबाई L/N है, ये मास तो फिर भी निकाल लूंगा, फिर वो लंबाई L माइनस L/N करके उसका मास निकालना पड़ेगा, वो भी समस्या फंस जाएगी एक्स्ट्रा एक। तो हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे,
हम ऐसा कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले की मास हमें निकालनी ही ना पड़े, ऊपर वाले का मास हमें ना निकालना पड़े। तो क्या करें इसके लिए, क्या क्या तरीका है भाई ना निकालना पड़े? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन पहले नीचे वाले का मास निकाले। तो लेट्स सपोज नीचे वाले का जो ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसका मास लेट्स सपोज अपना m1 है। तो m1 क्या होगा? तो m1 होगा भाई साहब, मास होता है लेमड़ा इनटू में लंबाई। तो लेमड़ा इनटू में लंबाई, लेमड़ा क्या है? टोटल मास अपॉन टोटल लंबाई, और आपका लंबाई है l अपॉन n। तो l से l कट गया, तो जो हैंगिंग पोर्शन है उसका मास आता है m बाय n। ठीक है भाई साहब, m बाय n आ गया। ठीक, अब अब देखिए, अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसकी एनर्जी जो है ऊपर वाले पोर्शन की क्या है, अभी कुछ है, नीचे वाले की भी कुछ है। जब मैं यहां जीरो मानता हूं तो, पर अगर मैं एक चालाकी दिखाऊं, अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं हाईएस्ट पॉइंट पर ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं, मतलब कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि टेबल की फ्रेम में ही पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लूं, टेबल की फ्रेम में पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो फिर जो नीचे की एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। अब आप सोचो इससे क्या फायदा? देखिए इससे ये फायदा है कि ना तो मुझे वो मास निकालना पड़ा। क्यों नहीं निकालना पड़ा? लेट सपोज वो मास m2 है, लेट सपोज वो वाला मास m2 है। अब m2 तो मुझे निकालना नहीं पड़ा। क्यों नहीं निकालना पड़ा भाई साहब? क्योंकि भाई m2 तो अभी भी ऊपर रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे, और जब पूरी चेन ऊपर हो जाएगी तो पूरी चेन का ही आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब मेरे को फायदा टेबल पे जीरो मानने में है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट सीखे कि हमें ये सोचना पड़ता है कि कहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूं जहां मुझे ज्यादा फायदा हो। तो मुझे टेबल पर यहाँ पर जीरो मानने से फायदा हुआ। सॉल्यूशन मैं किसी भी लेवल पे मान के कर सकता हूं, पर इजी से इजीएस्ट कब रहेगा? जब मैं इसको टेबल पे पोटेंशियल जीरो मान लूं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब, अब जब वहां पर है तो उसका तो जीरो ही है, m2 वाले का तो सिर्फ इसका इसका ही है, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल माइनस का m, इसका कितना है हैंगिंग पोर्शन का? m बाय n। ठीक, लंबाई कितनी है? देखिए ये पूरी लंबाई l बाई n है, तो सेंटर मास के अकॉर्डिंग ये आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? l बाय 2n। तो l बाय 2n, भाई पूरी चेन की लंबाई अगर l बाय n है तो सेंटर ऑफ मास की कहां से होगी? l बाय 2n। ये वाली बात मैं कह रहा हूं। तो ये हो गया लेंथ, और एम जी और एच, सॉरी एम जी रह गया, बस एस वाई गया। तो यू इनिशियल आपका आ चुका है एम माइनस का एम एल जी डिवाइड बाय 2n²। और जब सारी सारी चेन ऊपर पहुंच जाएगी तो उस समय यू फाइनल हो जाएगा जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आप इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर बचेगा सीधा सीधा आपके पास एम जी एल डिवाइड बाय 2n²। ये पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो। तो मैंने दो क्वेश्चन और लिख लिए हैं, तो एक्चुअली मैडम को बीच में फोन चाहिए था। अब उसके बाद कंटिन्यू। देखिए दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि एक ब्रिक है जिसकी लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c है। उसमें कुछ ऑप्शन मैंने लिख लिए हैं, पर सवाल पहले क्या है? सवाल है is kept on the the work required to be done to move slowly from minimum potential energy situation to maximum potential energy situation of the brick। तो आपको बताया है कि u max माइनस u मिनिमम पहचानना है आपको, इसमें से वो वर्क डन बताना है जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जाए और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से। तो देखिए बेसिकली ये ऐसा है जैसे कि एक किताब है, ये मैडम की किताब ले लेता हूँ कोई, जैसे कि मान लो ये किताब है। तो अब इसमें कोई और किताब लेता हूँ, कौन सी किताब लो यार, चलो रजिस्टर लेता हूँ कोई। हाँ, तो ये एक रजिस्टर है जिसकी ये आपको देख रहे हैं विड्थ बी, ये लंबाई है ए, सबसे ज्यादा ये है, और इसकी जो मोटाई है वो है सी। क्लियर? ऐसा है। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब इसमें सबसे कम एनर्जी कब है? अभी है, अगर मैं मेरे हाथ के फ्रेम को जीरो मानूं तो। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो सबसे ज्यादा इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर उठा है, दैट इज a/2। क्लियर? और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये सेकंड हाईएस्ट है, दैट इज b/2, और ये लोवेस्ट है। क्लियर है क्या? तो अपने को हाईएस्ट से लोवेस्ट जाना था, तो हाईएस्ट क्या होगा? mg a/2, mg a/2, और लोवेस्ट क्या होगा? mg c/2। तो a/2 c/2, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल मैंने लिख लिया था कि एक फोर्स जो है वो y x ऐसे 3i के 4j के 0 0 से a तक जा रहा है, पाथ 1 OP
पाथ 1 सीधा ओ से पी है और पाथ 2 जो है वो ओ से क्यू होते हुए पी पर जाना है, उसमें वर्कडन W1 है और इसमें वर्कडन W2 है। तो बताइए क्या रिश्ता होगा। तो छोटा सा सवाल था, लैंग्वेज काफी बड़ी थी इसलिए मैंने कहा जल्दी से लिख के खत्म करते हैं। देखिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में काम हुआ है तो यहां से सीधे ये वाला वर्कडन और ये वाला वर्कडन का जो सम है वो एक वर्कडन है और वो इसके बराबर होगा। मतलब कि इस रास्ते का वर्कडन इस रास्ते के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट वाले सवाल अब अपन वापस अपने अच्छे लेवल के सवालों पे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन शायद अपन ने चेन वाला किया था कि चेन जो थी, है ना। अब उसी जैसे ही और सवाल देखते हैं अच्छे लेवल के। पेन कॉपी निकाल के खुद से बेटा सोल्व करने की कोशिश भी करें सवालों को, नहीं आए तो सोल्यूशन देखें। जैसे अगला सवाल है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L मास M is lying on a smooth table, 1/3 of its length is hanging from down the edge of the table। तो 1/3 जो है वो हैंगिंग है, जैसे कि जो चेन है उसकी कितनी लंबाई, 1/3 लंबाई हैंगिंग है, ठीक। 1/3 मतलब कि ये लंबाई L/3 है। अब अगेन इसको ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपसे पूछा है। टोटल मास M है। क्लियर, ऑप्शंस हैं mgl, mgl/18, mgl/9, 2mgl/9। क्लियर है। तो देखिए, अब इस सवाल को हम दोबारा क्यों सोल्व करें, इस तरह की वैरायटी के सवाल हमने सोल्व किया था और आंसर था mgl डिवाइड बाय 2n²। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आया था, हालांकि मुझे याद नहीं है, बट L/2n ऐसा ही कुछ आया था, ठीक। तो अब आप समझिए आपको क्या याद रखना है, आपको ये बात याद रखना है कि डेरिवेशन में ये लंबाई L/n थी, कि हैंगिंग पार्ट क्या था, L/n था, जो अभी कितना दिख रहा है L/3। तो L से L कट गया, मतलब n कितना है 3, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो वर्कडन की वैल्यू आएगी mgl डिवाइड बाय 3 3 9 दूनी 18। तो ये आएगा आपका वर्कडन का वैल्यू mgl/18। ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। क्लियर, ओके। अब एक और अच्छा सवाल है, द मास ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज 13 kg। एक बकेट है, उसका जो मास है उसके अंदर वो है 13 kg। 13 kg इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक। ओके, अब इसको पकड़ के ऊपर ले जाया जाएगा और लास्ट में बकेट के अंदर जो पानी बचा वो हो गया 9 kg, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वन कहा गया 10 मीटर डीप वेल, जो हाइट थी वो 10 मीटर थी। क्लियर है। द मास ऑफ ए बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर 13 kg, इट इज बीइंग पुल्ड अप फ्रॉम ए 10 मीटर डीप वेल। 10 मीटर गहरे कुएं से इसको खींचा गया है। ड्यू टू ए होल इन द बकेट 4 kg वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट यूनिफॉर्मली। मतलब कि धीरे 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 4 kg पानी जो है वो इसका गिर गया। क्लियर। द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल इज। तो इसको ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ा, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली 4 kg, 9 kg दिया नहीं था, मुझे याद याद आ रहा था कि 9 kg दिया होता है, 9 kg नहीं दिया। ऐसे बोला है कि 4 kg गिर गया, तो 4 kg गिर कितना बचा, 9 kg बचा। तो बताइए वर्क डन क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं 900 kg, 900 जूल, 1000, 1100 जूल, 1300 जूल और 1700 जूल। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ कि आपने 13 kg को उठाना शुरू किया था, अगर ये ऊपर पहुंच जाता तो 13 kg के अकॉर्डिंग जो आंसर होता वो होता mgh। तो h भी 10 है, g भी, तो 1300 जूल होता। पर पहुंचा ऊपर 900 ही है, 9 kg है, तो उसके अकॉर्डिंग 900 जूल। तो एक्चुअली पानी धीरे धीरे निकला है उसमें से, तो ना ही 1300 आंसर है ना ही 900 आंसर है। तो सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं आपसे कहूं कि आप बोलो सर मेरे इलाके में ना एप्पल बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँ कि ऐसा करो 10 किलो एप्पल मेरे लिए ले आना, बल्कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 13 kg एप्पल मेरे लिए ले आना। क्लियर, ओके। आप आए, रास्ते में आपके बैग से 4 kg एप्पल गिर गए, आपने मुझे 9 kg दिए, तो मैं आपको रुपए कितने एप्पल के हिसाब से दूंगा, 13 kg के हिसाब से या 9 kg के हिसाब से। तो इसमें सीधी सीधी सी बात है कि आप जो है आपका पैसा लग गया 13 kg के अकॉर्डिंग, पर मैं आपको 9 kg के हिसाब से दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने तो 9 किलो लिया है, तो मैं तो 9 किलो के हिसाब से पैसा दूंगा। लेकिन ह्यूमैनिटी ये कहती है कि यार अगर आपको मैंने 9 के हिसाब से दिया तो आगे से आप मेरा काम कभी नहीं करोगे कि सर यार
पिछली बार ही मेरे गलती से मेरे रुपए मेरे चढ़ गए थे। तो और अगर मैं वो 13 kg के हिसाब से दे दूं तो अगली बार हो सकता है आप जानबूझ के करो, इसलिए लॉस को बराबर कर लिया जाएगा। चलो 2 kg लॉस मैं सहन करता हूँ, 2 kg लॉस आप सहन करो, आपकी भी गलती थी ऐसा। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, 13 kg लेकर चले थे और पहुंचे ऊपर 9 kg, तो 4 kg जो है वो उठाया तो था शुरू में, लास्ट में नहीं पहुंचा, पर धीरे धीरे गया है ना, एकदम से तो गया नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मास एवरेज का कॉन्सेप्ट पहली बार आप सुनेंगे कि एवरेज मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 13 kg लेके चले, 9 kg पहुंचा, तो 13 + 9 बटा में 2, बेसिकली वास्तव में आप एज एन एवरेज 11 kg आपने उठाया। 11 kg जब आपने उठाया है तो इसका वर्कडन जो होगा वो होगा mgh 1100 जूल। तो ऑप्शंस थे आपके, मैंने बताया था जैसे कि 900, 1100, 1300, तो आंसर क्या आ गया 1100। तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी अपने सारे क्लियर। अब इसमें डेटा चेंज हो सकता है, हो सकता है कल को पानी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको एवरेज मास लेकर काम करना है। अगला सवाल, a body is dropped from a height h when loss in its potential energy is u। loss in potential energy, loss in potential energy is u। ठीक ऊपर से छोड़ दिया गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपको किसी वक्त ऐसे दे रखी है u है। देन इट्स वेलोसिटी इज v, द मास ऑफ द बॉडी इज, वेलोसिटी क्या है v है, तो उसका मास आपसे पूछा है। अब एक बार बताओ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ही, एक एनर्जी में लॉस ही दूसरी एनर्जी में क्या होता है गेन होता है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो v इक्वल टू 2u बाय m का अंडर रूट v पूछा हो तो प्रसाद मास पूछा था, तो मास आ जाएगा 2 इंटू यू डिवाइड बाय वी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये वाला सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ball of mass 2 kg is released from the tower of, ठीक किसी टावर से गिरा, the kinetic energy generated in it after falling through 10 मीटर। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट किसी टावर से गिरा दिया गया, 10 मीटर गिराने के बाद इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, जल्दी से बताएं। तो जितनी देर में मैंने मिटाया इतनी देर में आपसे हो जाना चाहिए था। बेसिकली जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वो आएगा आपका mgh। तो m कितना है 2, g कितना है 10, तो 200 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसमें आ चुकी है। हो सकता है वेलोसिटी पूछता, √2gh कर देते। अगला सवाल, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड, चलो एक अच्छा सवाल करते हैं बीच में, वरना तो आप कहेंगे सर इजी सवाल करा रहे हैं। चलिए अच्छा सवाल आ गया बीच में। यहाँ पर एक बॉल है, इसका पॉइंट को नाम ए दे दिया गया और हाईएस्ट पॉइंट को नाम दे दिया गया बी और इस पॉइंट को दे दिया गया सी। हाईएस्ट पॉइंट की हाइट है 320, हाईएस्ट पॉइंट की हाइट जो है वो है 320 मीटर, और जो बी और सी के बीच में है वो है 140 मीटर। बी और सी के बीच में कितना है 140 मीटर। आपको ये बताना है द ट्रैक ओ ए बी सी डी, ओके, व्हाट मिनिमम स्पीड हैज टू बी गिवन टू ए पार्टिकल लाइंग एट पॉइंट ए। ए पर है जो पार्टिकल उसे कम से कम कितनी स्पीड दें कि वो सी पर पहुंच जाए। कोशिश कीजिए, ए पर जो पार्टिकल है उसे कितनी स्पीड दें, मास वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक, बस हाइट हाइट ही दी गई थी। तो कितनी स्पीड दें कि सी तक पहुंच जाए। अब बच्चा क्या करेगा, 320 में से 140 घटाएगा और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बराबर कर देगा, और ये मानते हुए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर है कोई भी हाइट 320 में से 140 गया, और सीधा आंसर करेगा, बिल्कुल गलत आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ से कोई इधर से थोड़ी चला जाएगा, यहाँ जाने के लिए पहले उसे रास्ते में इससे ऊपर जाना पड़ेगा, तो बेसिकली एक बार यहाँ पहुंच गया उसके बाद तो यहाँ तो पहुंच ही जाएगा। तो आपको जो है सी पर पहुंचाने के लिए सीधे ए और सी की एनर्जी बैलेंस नहीं करनी। क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, ये नहीं करना है, ऐसे आपको पहुंच नहीं पाएगा। पहले सी पे जाने से पहले बी पे जाना पड़ेगा, तो पहले बी पर तो पहुंचाओ तभी तो सी पर जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल है नहीं, सिर्फ काइनेटिक है, हाफ एम वी स्क्वायर,
वहां पे सिर्फ पोटेंशियल होगा एम जी और एच की वैल्यू 320, एम से एम कट गया, ये उधर चला गया, 20 इंटू 32 16 दूनी 64, 0 0 वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 80 मीटर पर सेकंड देंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा तो आगे जाएगा। क्लियर है क्या? तो 80 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ऑप्शन थे 60, 70, 80 एंड 100। क्लियर है? ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू ए रीच मैक्सिमम हाइट एच। एक पत्थर को ऐसे फेंका गया है कि ये मैक्सिमम एच हाइट तक पहुंच सकता है। एक पत्थर को ऐसे फेंका गया कि मैक्सिमम एच हाइट तक पहुंच सकता है। द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h by 5। इसकी h by 5 पर काइनेटिक रेशियो ऑफ इट्स द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है h by 5 पर। पोज करके सोल्व करें, मैं सीधा बता रहा हूं। देखिए कि आपका h by 5 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg h by 5, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी mg h माइनस एक्स, वो वाला फॉर्मेट इसमें काम में लेना है ना, mg h माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू है h by 5, तो 4 by 5 mg ये आएगा। तो और h, ठीक है, तो mg h by 5, 4 by 5 mg h कट गया, 5 5 कट गया, तो आंसर आता है 4:1। तो ऑप्शन हैं अपने, कहाँ गया ऑप्शन, हाँ 1:4 नहीं 4:1, हाँ ठीक है 5:4 4:5 4:1, तो आंसर नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें 4:1। तो ये थे सभी तरह के कॉन्सेप्ट अपन इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए अब फिर से अगेन, एक टफ एक नॉर्मल, एक टफ एक नॉर्मल, सभी तरह के सवाल, क्योंकि सभी बच्चों को सब कुछ नहीं आता है ना, किसी बच्चे को कमजोर चीजें भी नहीं आती, तो सबका फायदा सबका साथ। अगेन एक बहुत अच्छा शानदार सवाल आ चुका है। एक चेन है और a uniform chain mass m length L released from rest from a smooth horizontal surface as shown in figure. Velocity of the chain at the instant that completely comes out of the table. तो चेन है और लंबाई क्या है L/2। इसकी जो हैंगिंग लंबाई है वो है L/2, टोटल मास m, टोटल लेंथ L, ताकि लेमड़ा की वैल्यू टोटल m अपॉन L हो जाए। टोटल मास m, टोटल लंबाई L। क्लियर? ये है। अब जब ये पूरी नीचे आ जाएगी तो दूसरा डायग्राम भी अपन हाथों बना देते हैं, हालांकि सवाल में इतना ही गिवन है। जब ये पूरी नीचे आ जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी आपकी L। क्लियर? तब आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, ये सवाल है। ऑप्शंस काफी अजीब अजीब है, √GL, हाफ, √5GL, √3/4GL, हाफ, √GL, ऐसे ऐसे ऑप्शन है। क्लियर? तो चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, अब इसमें कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो माने, वो इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करेगा कि आप जल्दी करोगे या थोड़ा दिक्कत आएगी। तो देखिए अगर आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, जब मैंने डेरिवेशन किया था तो ऊपर जीरो माना था, अगर मैं अभी भी ऊपर जीरो मानूं, पर अभी मुझे पता है L/2, हाँ तो L/2 है तो ये मास भी आता है और ये मास भी आता है, तो अभी थोड़ा सोचना आसान है। जब मैंने डेरिवेशन किया था तो ये लंबाई L/n थी और वो वहां पे सोचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, यहाँ पर भी इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं दोनों एनर्जी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं कहां पर एनर्जी जीरो मानूं ताकि मेरा काम सबसे आसान हो, तो कई ऑप्शन है। क्या क्या है? यहां पर L, टेबल से L नीचे, टेबल से L/2 नीचे, ठीक है, या L/2 यहाँ हो जाएगा, और टेबल पर कम से कम 3 ऑप्शन तो मेरे पास अभी हैं। पर मैं जो है अंतिम वाले को जीरो मानना चाहता हूं यहां पर, इसलिए मैं टेबल से L/2 दूरी पर क्या मानने वाला हूं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानने वाला हूं। तो टेबल से L/2, देखो यहां पर भी फायदा हो गया, तो इस जगह अपन क्या मान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये और ये एक ही डायग्राम है ना, मैंने दो आपको दिखाया है कि पहले ऐसा था और बाद में ऐसा था। अब सोचिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, तो भाई साहब इसकी जो है m/2 मास है, इसका m/2 मास है, और mgh कितना है, सेंटर ऑफ मास का कितना मास रहेगा यहाँ पर L/4, तो mgh L/4, h कितना है L/4। भाई ये L/2 मास की रस्सी है, जैसे कि ये एक पेन है
तो इसका ये अगर L/2 का है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में, मतलब L/4 पर। तो सेंटर ऑफ मास होगा इसका L/4 पर। तो मास कितना है, क्योंकि पूरे का m है तो आधे का m/2 mgh। h कितना है, L/4। ठीक है, प्लस ऊपर वाली का उसका मास भी m/2, उसका g m/2 mgh। h कितना है, अब यहाँ के कंपैरिजन में इस पूरी का हाइट क्या है, L/2। तो इसको अगर जोड़ें तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये आती है आपकी 1/8 और 1/4। तो 8 कैल्शियम तो 2, 1 और 2, 3/8 mgl आता है। क्लियर है क्या? ओके सर, अब यहां पर आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अगर आप ध्यान से देखें, सारी नीचे आ चुकी है, सारा मास m बन गया है, इस बार m/2 नहीं होगा, सारा मास m बन गया है। और मैंने L/2 पर पोटेंशियल 0 मानी थी, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर ही है, सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर ही है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। अरे भाई, जब मैंने L/2 पर 0 माना हुआ था तो वो पूरी नीचे आ गई, तो अब ये भी L/2 ये भी L/2, नीचे भी L/2 ऊपर भी L/2, तो सेंटर पे तो मैंने पोटेंशियल 0 मानी हुई है। तो यहाँ पर क्या मानी हुई है, L/2 पर, ऊपर से L/2 पर क्या मानी हुई है, 0। तो पूरी लंबाई जब L है, पूरी लंबाई जब L है, तो ये L/2 पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास वहीं पर ही आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर 0 माने थी, ताकि जब पूरी नीचे आ जाएगी तो मुझे लिखनी नहीं पड़े। क्लियर है क्या? आसान करने का तरीका कि भाई लिखना ही नहीं पड़ा। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क डन इज जो है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, बल्कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी क्यों हुई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई। तो कमी कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करके। क्लियर है क्या? और बढ़ोतरी कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कमी निकालनी है, हाफ mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए U इनिशियल कितना है, 3/8 mgl। m से m कट गया, 2 से 2 कटा, तो v की वैल्यू आती है, ये बचेगा 3/4, तो √3/4 gl। दिस इज द आंसर। जैसा कि मैंने कहा था कुछ ऑप्शंस थे जिसमें से ये ऑप्शन है, बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन है, √3/4। क्लियर है? कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप आराम से डाउट पूछ सकते हो, नीट जेईई मास्टर क्लास। ओके, नीट जेईई मास्टर क्लास 1, नीट जेईई मास्टर क्लास 1 करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके कि सर ये वाली जो क्वेश्चन थी इसमें आपने ये बोला, ये वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, तो आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए यार, टाइम ही नहीं मिलता, बिना थंबनेल के वीडियो जा रहे हैं, समय ही नहीं है थंबनेल बनाने का। इसको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, वो क्रिएटिविटी नहीं है थोड़ी। थंबनेल बनना चाहिए अच्छा, क्या करें, समय नहीं मिलता। तो बीच में पोज तो दे देता हूँ, लेकिन उसको स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल बनाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। करना पड़ेगा कुछ तो, खैर कभी तो करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। अच्छा जी, ये हो गए अपने जो जो मैंने सोचे हुए थे। अब अपन एक करते हैं नीट का सवाल। नीट 2011 का सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज, नीट 2011 का सवाल है, इफ वर्क इज डन। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। ऑप्शन है अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा है बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कोई और कर रहा है अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। ऑफ कोर्स ये सही आंसर है। ऐसा ही हमने डेफिनेशन बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं अपन, वही उसके अंदर क्या बनता है, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कैसे इंक्रीज होती है, सेकंड ऑप्शन सही है। हालांकि अपन 2 ऑप्शन और पढ़ेंगे। बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिस्टम के द्वारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर गलत है। कंजर्वेटिव फोर्स था, उसके बारे में बात हो रही थी। नॉन कंजर्वेटिव तो फ्रिक्शन जैसा होता है। अब फ्रिक्शन में मैं किसी को घीस के लाऊंगा, क्या उसमें कोई एनर्जी स्टोर होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं नॉन कंजर्वेटिव की, तो इसलिए बात ये करना। अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसलिए ये ऑप्शन अपना सेकंड ऑप्शन सही था। नीट 2011 का ये सवाल था। अगला सवाल है U इक्वल टू नीट 2012 का
a बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर, u इक्वल टू a बाय आर स्क्वायर माइनस b बाय आर। ये अपना नीट 2012 का सवाल है। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल सवाल 11 का किया था। नीट मतलब एआईपीएमटी लिखा हुआ है, पर अभी नीट के नाम से होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Where a and b are positive constant and r is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of the particle. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस r की वैल्यू पूछी है। कोशिश कीजिए पॉज करके, मैं सीधा कर रहा हूँ। तो इस एक्चुअली में du बाई डी आर आपको जीरो करना पड़ता है, तो आप पहले तो इसको ढंग से लिखेंगे, a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा a -2 r की पावर -3 माइनस b -1 r की पावर -2 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस उधर चला गया। तो 2 इंटू ए इंटू आर की पावर -3 b इंटू आर की पावर -2, ये उधर चला जाएगा तो ये r बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2a बाय b, तो यही सीधा आंसर आ गया। ऑप्शन थे a बाय b, b बाय a, b बाय 2a, 2a बाय b, बिल्कुल 2a बाय b, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नीट 2012 का सवाल ये सोल्व हो गया। अगला अपना जो टारगेट है वो है नीट 2021 का सवाल। ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s, नीट 2021 का सवाल है ना। इसमें नीट और एम्स के क्वेश्चन कम ही थे, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन वाले सेक्शन में ही इसको डाल दिया, ताकि सेपरेट वीडियो क्या बनेगा 3-4 सवाल का। तो ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट s, एक s हाइट से पार्टिकल को गिराया गया है। एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी और हाइट पर लेट्स सपोज h पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। फिर से पढ़ देता हूं। एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, मास m मान लेंगे, और आपको बताना है ये वेलोसिटी क्या है और ये हाइट h क्या है s की टर्म्स में। कोशिश कीजिए पॉज करके, नीट का सवाल है। मैं बता देता हूँ सीधे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mg हमने पढ़ा था h माइनस एक्स, उसमें पढ़ा था h माइनस एक्स, तो यहाँ पर h की जगह s है तो s माइनस एच, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो भाई साहब mg से mg सीधा ही कट गया, s माइनस एच इज इक्वल टू 3 इंटू एच, सही है क्या। तो इधर आ गया आपका 3 + 1 4h, और ये आ गया आपका s। तो h की वैल्यू आती है s/4, मतलब कि नीचे से 1/4, बिल्कुल सही। s/4 दो ऑप्शन है, लेकिन जब तक काइनेटिक एनर्जी क्या बचा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होगा आपका भाई नीचे से s/4 है तो ऊपर से 3s/4 होगा ना, थोड़ा अच्छा नहीं, इसलिए मुझे s शब्द पसंद नहीं है। 3s/4, तो चेंज इन बेसिकली v इक्वल टू √2gh, h की वैल्यू कितनी है 3s/4। तो दो, तो v की वैल्यू आती है √2, 2 से 2 कट गया, 3/2 g, और ये है s। क्लियर। तो ये है आपका आंसर भाई साहब, क्लियर। तो ये थे नीट और एम्स के। अगर कोई सवाल हो तो नहीं है, अभी के लिए नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत ज्यादा सवाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे करा दिए हैं वर्क और एनर्जी वाले, तो बहुत ज्यादा बचे ही नहीं। अब अपने पास 1-2 सवाल और करते हैं, या फिर स्प्रिंग वाले में रखें उसको, स्प्रिंग खुद अपने आप में बड़ा है। चलिए 1-2 सवाल और करते हैं भाई साहब इसके, ताकि ऐसा टंटा ही खत्म कर दें इसका, जो भी सवाल हो सब अपन कर डालेंगे। A mass m is suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 with the initial vertical direction is. ठीक है, तो एक मास है, अच्छा सवाल है ये। अरे वर्क एनर्जी पावर में क्यों डाल रखा है, सवाल पढ़ के तो लगा कि एनएलएम का सवाल है। चलिए देखते हैं। ए मास m सस्पेंडेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग, एक वेटलेस स्ट्रिंग से कोई मास सस्पेंडेड था। ऑप्शंस है mg√2 + 1, mg/√2, mg√2 - 1, ऐसे ऑप्शन है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो जो फोर्स लगाया है उससे
जो आपकी स्ट्रिंग है उसने 45 डिग्री का कोण बनाया, तो ऐसा करने में वो फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी है, ये एम है, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ ये 45 है तो ये भी 45 होगा, रस्सी में कोई टेंशन टी होगी, इधर की तरफ टी कोस 45, इधर की तरफ टी साइन 45, तो टी साइन 45 इज इक्वल टू एम जी, तो टी की वैल्यू आती है एम जी इंटू रूट टू। ओके, तो और टी कोस 45 तो वो तो इसमें एम जी makes an angle perfect with initial direction is the horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 डिग्री। तो इसमें आई थिंक कंपोनेंट नहीं करने, क्योंकि ठीक है इससे नहीं आएगा ये, इसमें ऐसे नहीं करना, और अभी इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ऐसे नहीं करना, टेंशन वेंशन निकालनी भी नहीं है, नहीं पूछिए। बेसिकली मुझे अभी याद आया ये तो वर्क का सवाल है, तो एनएलएम का सवाल ही नहीं है कि भाई जो फोर्स है वो बराबर कर दो, तो वर्क डन की बात करना चाहता है ये। मतलब रेस्ट टू रेस्ट लेकर गए हैं, रेस्ट टू रेस्ट लेकर गए हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे है, क्योंकि ये वाली हाइट मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, इसको अपन वाई बोलते हैं। ये लंबाई अगर एल है तो वाई की वैल्यू आती है एल इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो y की वैल्यू आती है l इंटू वन माइनस कोस 45, मतलब कि y की वैल्यू आती है l इंटू वन बाई रूट टू, तो रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। क्लियर? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा आपका उत्तर चला जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो एम जी वाई इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, तो फोर्स इंटू में ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा मुझे अलग पेन से दिखाना पड़ेगा, अच्छा सवाल है भाई। तो बेसिकली ये वाला फोर्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो ये एल है, तो ये एल कोस थीटा और ये एल साइन थीटा। क्लियर है क्या? ये पूरी एल है तो ये क्या आ गया था, एल कोस थीटा, और ये पूरा क्या था, एल सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो ये y कितना बचा, एल में से एल कोस थीटा गया तो एल इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो ये कितना है एल साइन थीटा, ये क्या है एल कोस थीटा। क्लियर है क्या? ये एल साइन थीटा है, तो एफ फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एल साइन थीटा। क्लियर? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब अपन डेटा रख रहे हैं इसमें, एम जी और वाई की वैल्यू है एल इंटू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, और उधर की तरफ एफ एल साइन थीटा वन बाय रूट टू है। देख एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, रूट टू कट गया, तो एफ की वैल्यू आती है एम जी इंटू रूट टू माइनस वन। दिस इज द आंसर। वाह यार, मजा आ गया, काफी दिन बाद देखने को मिला। इट्स ए गुड क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई साहब। फिर से मैं बता दूं कि रेस्ट टू रेस्ट लेके आए थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, मतलब नेट सम जीरो। ये एल है तो ये एल कोस थीटा है, ये एल साइन थीटा है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई सर्कुलर मोशन पढ़ाया था कैसे निकालते हैं, और जो वाई है वो आने के बाद एम जी वाई और एफ एल साइन थीटा। ग्रेविटी वाला नेगेटिव है इसलिए इस तरफ आ गया, वो उस तरफ चला गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से हुआ है एल साइन थीटा, तो ये आपके सामने आंसर है और यही ऑप्शन सही है। हम्म, मजा आया भाई साहब। A bullet mass 10 ग्राम is fired horizontally with a velocity 1000 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है जिसे हॉरिजॉन्टली 1000 मीटर पर सेकंड से फायर कर दिया गया है, 10 ग्राम मास है, 50 मीटर हाइट पर ग्राउंड से है, ये 50 मीटर हाइट है इसकी, और इसका मास जो है वो 10 ग्राम है। ठीक, एक राइफल से ऐसे ऐसे करा गया। इफ द बुलेट रीचेस द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, जो बुलेट है वो नीचे 500 मीटर पर सेकंड से पहुंची, यहाँ पर नीचे जो फाइनल वेलोसिटी थी इसकी 500 मीटर पर सेकंड थी। द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस
इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट। तो वर्क डन ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। ऑप्शंस हैं, आप कोशिश कीजिए, मैं बस ऑप्शन लिखते ही मैं शुरू कर दूंगा। 5005 जूल, ऑप्शन बी है 3755 जूल, ऑप्शन सी है 3750। हाँ, काफी क्लोज ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है, लिखा है जी 10 ले लेना, 17.5 जूल। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये बात तो तय है कि माइनस का आने वाला है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्योंकि नीचे लाया है इसलिए प्लस का है, एम जी और एच 500 प्लस वर्क डन बाय एयर। हाँ, तो यही माइनस का है इसलिए हमसे माइनस का है। तो इसको उधर ले चलें। एम की वैल्यू 10 ग्राम है, 10 बटा 2 5 इंटू यहाँ से 10 की पावर -3 और यहाँ से 10 की पावर 4 बाहर, इस 100 का बाहर ले लिया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 75 ये आ गया। और वर्क डन बाय एयर, इसमें अगर बात करें तो एम को मैं जैसे 10 ग्राम लिखूंगा 10 10 10, तो 5 ही बचेगा बस ये, क्योंकि 10 10 10 ठीक है। तो वर्क डन बाय एयर आ रहा है आपका माइनस का 75, ठीक है, माइनस का 75 और भाई साहब इंटू में 10 10 50, थोड़ा गुणा कर लें और इधर +5 भी रखो एक बार के लिए। 5 5 पंजू 25, 5 सातू 35 और 2 37 माइनस का 3 7 5, ये उधर जाके ये भी जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ तो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 7 5 5 जूल ये आंसर आ रहा है। देखते हैं, 3 7 5 5, 3 7 5 5, बिल्कुल बी ऑप्शन। ऑफ कोर्स ये लॉस हो गया क्योंकि एयर का फ्रिक्शन फोर्स था। क्लियर? अरे भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे अच्छे सवाल करके? और देखते हैं, और भी है क्या? स्प्रिंग तो बाद में, ये बाद में, स्प्रिंग ये बाद में, ये बाद में, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग। थोड़ा के जी फ्रिक्शनलेस, आई थिंक खत्म हो गया यार। हाँ, ये बच रहा, ये बच रहा। ए रोड, वाह शानदार। ए रोड ए बी ऑफ मास 10 kg, लेंथ 4 मीटर, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक रोड ए बी है, एक रोड है ए बी, इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है और मास जो है वो 4 kg है, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसको हॉरिजॉन्टल मान लेना भाई। रोटेट इट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ए, इफ द वर्क डन ऑन द रोड इज सो जूल। इसको यहां से ऐसे रोटेट कराकर ऊपर ले गए, रोटेट करवा कर, और इसमें जो वर्क हुआ ले वो भी दे दिया, मुझे लगा वर्क पूछेगा। द वर्क डन ऑन द रोड इज सो जूल, द हाइट टू विच द एंड बी रेज्ड वर्टिकली अपॉन द फ्लोर। अच्छा, ऐसा कुछ श्योर नहीं था कि ऊपर ही ले गए हैं, हो सकता है कुछ कम एंगल पर ही लेके गए हैं। तो आपको बताना है कि ये बी वाला जो पॉइंट है ये कितनी हाइट पर आ गया जमीन से, बेसिकली ये आपको बताना है। मैं फिर से पढ़ लेता हूं। द वर्क डन ऑन द रोड इज सो जूल, द हाइट टू विच द एंड बी रेज्ड वर्टिकली अबव द फ्लोर। ऑप्शन है 1.5, 2, 1 और 2.5 मीटर। कोशिश कीजिए, देखिए 10 मीटर है, अगर पूरा हटाते, पूरा ऊपर घुमा देते तो वर्क डन क्या आता, एम जी और एच, 400 जूल आता। इसका मतलब 100 जूल वर्क किया है, इसका मतलब पूरा वर्टिकल, अच्छा सॉरी आधा भी कर लेते तो भी 200 जूल आता क्योंकि सेंटर ऑफ मास। तो 200 जूल आता, पर 200 जूल भी नहीं है तो 100 ही जूल किया है। तो भाई साहब सीधी सीधी बात है कि यहां से काम नहीं चलेगा, आपको एक यहां से सेंटर ऑफ मास से काम करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास उसका कितना उठा, क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास को लेट सपोज आप कर लीजिए कि यहाँ से एक्स लंबाई एक्स हुई, तो सेंटर ऑफ मास एम इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू 100 जूल। तो एक्स की वैल्यू आती है 100 बटा में 40, मतलब 2.5 मीटर।
ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं थे यार। ऑप्शन कितने हैं? 2.5, 1, 2 और 1.5, ऐसे तो ऑप्शन ही है बस। तो कुछ तो गड़बड़ है। ये 10 मीटर है, इसका यूज किया है हमने कुछ। इसका यूज अभी तक नहीं लिया है। अम्म, यार, एम, जी और एक्स, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास 2.5 गया। अच्छा, तो 2.5 40 बटा में, हाँ यार, एक्स 2.5 आ गया। एक्स, तो ये कितना होगा यार? मेरे को डायग्राम में मजा नहीं आ रहा, फिर से बना के देखता हूँ ना। ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अगर एक्स अमाउंट चढ़ा तो हाईएस्ट पॉइंट वाला कितना चला? तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एम जी एच। एम कितना है भाई साहब? एम 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 4 kg है पक्का? हाँ। नहीं यार, ले। हम्म, हे भगवान, यही तो यार, काफी लंबा वीडियो बन जाता है, दिमाग में वो हो जाता है। रोड ऑफ मास 10 kg, लेंथ 4 मीटर, पूरा गुड़ गोबर हो गया। इसमें तो अच्छा लग रहा है, उसमें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? उल्टा लिख दिया है। लेंथ 4 मीटर है, मास 10 kg है। एम जी एच, पूरा मामला ही उल्टा सीधा हो गया अब तो। एम जी एच, एम कितना है? 10, जी कितना है? 10, एच कितना है अभी के लिए? एक्स, और आपका वर्क कितना है? 100 जूल। तो एक्स कितना आया? 1 मीटर। अगर ये मिड पॉइंट पे एक आया तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना आ जाएगा? 2। ये तो बाय सिमेट्री आप समझ सकते हैं एकदम। मतलब सवाल तो अगर ठीक था, पर 1 मिनट में हो सकता था, पर मैंने डेटा गलत लिख दिया था। तो 2 मीटर इज द आंसर। मास 10 kg है, लंबाई 4 मीटर है यार। हाँ, बिल्कुल। मैं सोचा है कैसा क्या है इस सवाल में जो मुझसे नहीं हो रहा। तो भाई साहब, हाइट की वैल्यू है 2 मीटर, क्योंकि मिड पॉइंट अगर 1 मीटर गया है तो एंड पॉइंट 2 मीटर जाएगा बाय सिमेट्रिसिटी, सेंटर ऑफ मास की वजह से। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर केप्ट ऑन स्टेबल सच दैट ए लेंथ 60 सेमी हैंग्स फ्रीली। देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है। एक चेन है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और उसका 60 सेमी वाला हिस्सा हैंग कर रहा है। टोटल लंबाई जो है वो 2 मीटर है। क्लियर? इसको टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। टोटल मास जो है चेन का वो 4 kg है। और इसको ऊपर उठाने में आई थिंक व्हाट इज द नेट वर्क डन पुलिंग द एंटायर चेन फ्रॉम द टेबल। ऑप्शंस हैं 7.2 जूल, 3.6 जूल एंड 120 और 1200। कितने बड़े अजीब अजीब ऑप्शन है। 120 जूल एंड 1200 जूल। इसको पूरा ऊपर उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मैं इसमें अगेन मेहनत नहीं करूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला होगा mgl डिवाइड बाय 2n स्क्वायर। m कितना है? 4 kg। जी कितना है? 10। l कितना है? टोटल लंबाई 2 मीटर अपॉन 2n स्क्वायर। n क्या है? n वो चीज है कि जितना हैंग करता है। कितना हैंग करता है? इस देखिए, टोटल लंबाई 2 मीटर है, जो हैंग कर रहा है उसको 60 सेमी कहा गया है, तो l बाय n कहते थे इसे, जो कि 0.6 है। 60 सेमी मतलब 0.6। l की वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन 0.6। तो n की वैल्यू n इधर चला गया, इधर चला गया। तो n की वैल्यू आती है, कुछ भाग दें, 20/6 बोल दें इसको, फिर इसको 10/3 बोल दें। तो n की वैल्यू 10/3 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100/9। तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, और 0.4, 9 चौक 36, 3.6 जूल। 3.6 जूल आया। क्लियर? आई थिंक अब जाकर मेरे पास सवाल जो है वो बिल्डिंग आफ्टर रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, अब जाकर मेरे सवाल जो हैं खत्म हो गए हैं। नहीं, एक सवाल और बाकी। चलिए इसको भी निपटाते हैं। यार, एंड में जा जाते अच्छे सवाल आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, ना चाहते हुए भी कि चलो बंद करते हैं, फिर सवाल नया अच्छा दिख जाता है। देखिए, एक और अच्छा सवाल दिख गया है। जब तक सवाल दिखते रहेंगे करते रहेंगे। देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 1 kg पार्टिकल इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय u इज इक्वल टू एक्स की पावर आई थिंक 4/4 माइनस एक्स की पावर 2/2। मास है पार्टिकल का 1 kg। वो एक्स एक्सिस पे ऐसे चल रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दी जाती है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल, ऐसा भी आपको दिया गया है। देन द मैक्सिमम स्पीड इज वी मैक्स आपसे पूछा है। हम ऐसा एक सवाल शुरुआत में मैंने करवाया था आपसे, तो अगर आपने देखा है तो खुद के दम पे करें, पोज करके। नहीं आया तो फिर देखना। देखिए,
सबसे पहले तो इसमें क्या करना होता है, डी यू बाई डी एक्स करके हम इसको जीरो करके इसकी मैक्सिमा और मिनिमा की बात होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तभी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम निकालने के लिए मुझे डिफरेंस जीरो करना पड़ा, 4 x⁴ माइनस 2x/2 इक्वल टू 0, 2 से 2 मर गया, 4 से 4 मर गया, x कॉमन आ गया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के पॉइंट आते हैं 0, 1 और -1, 3 पॉइंट आ गए। इनमें से कौन मुझे, ये है आपका सिंगल डिफरेंस u डैश, तो मैं u डबल डैश कर रहा हूँ, x³ माइनस x तो 3x² माइनस 1, तो u डबल डैश आ गया। इसमें मैं जीरो रखता हूँ, अगर मैं जीरो रखता हूँ तो आता है -1, अगर मैं 1 रखता हूँ तो आता है +2, अगर मैं -1 रखता हूँ तो आता है 1 1, फिर से +2। तो बेसिकली अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तब मिनिमा होता है। तब क्या होता है, मिनिमा। इसका मतलब +2 और ये वाला, तो जो ये वाले दोनों पॉइंट हैं 1 और -1, ये पूरा मामला बेटा मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर है। मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, पहले डिफरेंस जीरो करते हैं, फिर पॉइंट निकालते हैं, फिर उस पर डबल डिफरेंस को चेक करते हैं, डबल डिफरेंस जहाँ पॉजिटिव आता है वो पॉइंट मिनिमा देते हैं। तो 1 और -1 दोनों ही मिनिमा दे रहे हैं, किसी को भी एक को यहाँ पर रख दीजिए। तो यू मिनिमम आपका आता है 1/4 माइनस 1/2, माइनस का 1/4, ये आ गया आपका यू मिनिमम। आप इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल, यू मिनिमम को मतलब यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसको इधर रखेंगे, वो प्लस इधर आ जाएगा 1/4, मतलब हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 9/4। इसको फिर आप हाफ mv² के बराबर करोगे, 2 से 2 कटेगा, तो v की वैल्यू आएगी 3/√2 मेरे हिसाब से, तो 3/√2, वेरी गुड, 3/√2, √2 और 1/√2 और 2, ये ऑप्शंस थे। मजा आया, सही है। मैंने सोचा यार जितने भी अब एनर्जी के सवाल बचे हैं, अब सब एक लेक्चर में ही कर डाल लें, चाहे लेक्चर थोड़ा बड़ा हो छोटा हो, पता नहीं कितना क्या होगा, पर ऐसा है कि जितने मेरे आसपास सवाल मुझे दिख रहे हैं अब एक लेक्चर में ही कर डाल लें बस इसको। अगली बार पढ़ेंगे स्प्रिंग, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग। क्लियर। A rod of mass m length L is made to stand at an angle 60 degree with the vertical. With the vertical. Vertical से 60 डिग्री के ऊपर एक रोड है, वर्टिकल से 60 डिग्री के ऊपर एक रोड है। विद द वर्टिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोड इन दिस सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है इस रोड की, मास m लेंथ L। देख ये लंबाई L है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मिड पॉइंट की लंबाई L/2 होगी, तो ये थीटा 60 है तो ये 30 होगा, ये ऐसे कर लेना सीधा, हाँ तो ये साइन ए कोस, ठीक है। तो L/2 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, L/2 का कोस 30, और ये क्या होगा L/2 का साइन 30। बेसिकली L/2 का साइन 30 मतलब 1/2, तो L/2 का साइन 30 का मतलब हुआ L/4। तो बेसिकली जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी है L/4। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mg/L/4। क्लियर है क्या, mg/L/4। A bullet hits and gets embedded in a solid block resting on a frictionless surface. In this process, which one of the following is correct? Only momentum is conserved. जब कोई बुलेट किसी ब्लॉक के अंदर धस जाती है, एम्बेडेड रह जाती है, तो ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम तो कंजर्व है ही खैर, पर ओनली, हाँ यार लग तो ऐसा ही रहा है, ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, एम्बेडेड होगी मतलब मास का लॉस हुआ होगा, हीट उत्पन्न हुई होगी, तो इसका आंसर सिर्फ वही है फर्स्ट ऑप्शन, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। नाइदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, बोथ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, बिल्कुल गलत, ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज 2 टाइम्स इट्स मोमेंटम विल, काइनेटिक एनर्जी 2 गुना बढ़ा दोगे तो v स्क्वायर में हाफ एम v स्क्वायर 2 गुना हो गया, तो v हो गया √2 गुना, तो मोमेंटम √2 गुना हो गया। इस तरह के सवाल थे इसमें, बाकी बाकी सारे मैंने आपको करा दिए हैं सारे। तो इसमें नीट जेई सेक्शन भी खत्म हो गया, तो अब अपना सिर्फ स्प्रिंग बचा है, बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सब तरह की पोटेंशियल एनर्जी, सब तरह के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, सिर्फ स्प्रिंग का वर्क डन बाकी है। तो अगले टर्न पे जितना तो हो सकेगा स्प्रिंग को पूरा निचोड़ के खत्म कर देंगे, चाहे लेक्चर कितना लंबा जाए, 50 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा। तो जैसे ही वर्क खत्म होता है और एनर्जी खत्म होती है तो बस फिर पावर ही बचता है, तो अपन
वर्क और एनर्जी का जेई मेन का सेक्शन भी खत्म कर सकते हैं, या फिर पहले पावर खत्म करके फिर एक साथ ही वर्क एनर्जी पावर एक साथ ही फिर पूरा जेई मेन का सेक्शन कर सकते हैं, जिसमें केवल अच्छे क्वेश्चन ही लेंगे। हो सकता है आज तक जेई मेन्स में 100 सवाल आए हों, लेकिन मैं सिर्फ 20 या 30 जो हाई लेवल के जो अच्छे सवाल होंगे वही अपने इसमें शामिल करूंगा। जिस तरह के सवाल मैं नीट जेई के लेवल के, एम्स लेवल के, सॉरी नीट और एम्स लेवल के या मेरी तरफ से जो सवाल करा चुका हूँ उस लेवल के सवाल उस सेक्शन में शामिल नहीं करता हूँ, भले वो जेई मेंस का सवाल हो, क्योंकि मैं करा दिया यहाँ पे। तो जेई मेंस का जब मैं सेक्शन करता हूँ तो उसमें उस तरह के सवाल होते हैं जो अपन ने यहाँ अभी तक अपन ने देखे नहीं, मतलब कुछ यूनिक टाइप के होंगे या अच्छे होंगे, टफ होंगे, तो वही सवाल करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। अपना प्यारा चैनल है, छोटा चैनल है, जिसमें मैं मेहनत कर करके मैं और मेरी वाइफ आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी अच्छे लेवल का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमारा ज़्यादा मोटिव है। मैंने मैम से बोला भी नहीं था, बायोलॉजी में जो मेरी वाइफ है, मैंने उनसे बोला भी नहीं था कि आप भी ऐसे करो, पर उन्होंने भी मेरे देखो देख ये चीज़ अपनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ। तो उन्होंने आई थिंक मैंने सुना एनिमल किंगडम में 1500 क्वेश्चन करवाए हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक करिए आप। मतलब वो जैसे हर हर जगह अगर मान लो कोई आपसे 100 क्वेश्चन करा रहा है, तो हमारा कम से कम 15 गुना तो है जो मैं मेंटेन करता हूँ, 15-20 गुना क्वेश्चन अदर लेक्चर से, यूट्यूब पे खासकर। मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जितने लेक्चर आप देखेंगे उससे 10-15 गुना ज़्यादा मेरे चैनल पे क्वेश्चन हम करवाते हैं प्रैक्टिस बच्चों को। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन ही सब कुछ होता है यार। क्वेश्चन करना आ गया तो फिजिक्स टीचर से सुन के कि देखो पहले मैं सवाल देता हूँ, फिर आप उसे सोल्व करो, आपसे नहीं हो तो मैं सुनो फिर मैं कैसे कर रहा था, तो धीरे धीरे उससे इंप्रूवमेंट होता है। फिर आपके पास और अदर जो मटेरियल पड़ा है आपकी कोचिंग का या कुछ भी, फिर आप उसको सोल्व कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सब करते करते आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तो नीट जेईई मास्टर क्लास देखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।